चलिए बेटा, है ना, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, आइसोमेरिज्म वगैरह, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वीबीटी, सीएफटी, सब कुछ पढ़ लिया है। अब लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस कहां पर हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज आते हैं, खासकर टेस्ट के डिटेक्शंस में। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था एट द एंड हम लोग कई टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स दे रहा हूं, यहाँ सारे टेस्ट तो नहीं आएंगे, बट हाँ जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज होगा उन टेस्ट को हम जरूर यहां डिस्कस कर रहे हो। देखिए, लेबोरेटरी में जब आप जाते हैं ना, ये बेसिकली लैब वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट है। जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं 11th 12th में प्रैक्टिकल्स करने, तो वहां पर एक टॉपिक होता है, एक टेस्ट प्रैक्टिकल का टॉपिक होता है, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली हम लोगों को क्या करते हैं, एक पाउडर दे देते हैं लेबोरेटरी में ना। अगर कोई लेबोरेटरी में आप में से गया हो तो एक पुड़िया बना के दे देते हैं ना, एक पाउडर का पैक दे देते हैं। और फाइनल एग्जाम में क्या होता है, उस पाउडर, वो जो पाउडर दिया जाता है, पैक दिया जाता है, उसमें आपको वो पाउडर बेसिकली क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, ठीक है। अब वो सॉल्ट सिंगल सॉल्ट भी हो सकता है, डबल सॉल्ट भी होता है। 11th 12th स्टैंडर्ड में हमें डबल सॉल्ट दिया जाता है बेसिकली। तो उस सॉल्ट के अंदर कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, एक पुड़िया दी गई जिसके अंदर कुछ पाउडर है, ठीक है। ये पाउडर और कुछ नहीं है, ये क्या है बेटा, सॉल्ट। और ये सॉल्ट सपोज एमएक्स टाइप का सॉल्ट है ना, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, एमएक्स टाइप का सॉल्ट है। तो इसमें कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा। अगर सिंगल सॉल्ट है तो एक कैटायन एक एनायन, और अगर डबल सॉल्ट होगा तो दो कैटायन दो एनायन होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट होगा ना, इसमें जो कैटायन होता है, कैटायन होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। जैसे मैंने लिखा NaCl, क्या ये सॉल्ट है या नहीं है? ये NaCl सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट बनने का कंडीशन क्या होता है? एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये पढ़ा होता है सबने बेटा, याद करो। इस रिएक्शन को थोड़ा सा देखें, अपन ने बचपन में पढ़ी हुई होती है, NaOH प्लस HCl, क्या मिलता है? NaCl। तो आप देखो, इस सॉल्ट का जो कैटायन वाला पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, वो कहां से मिला? एसिड से मिला या बेस से मिला? बेस से मिला, ठीक है, ये बेस है। और जो इसका एनायन वाला पार्ट है वो कहां से मिला? एसिड से मिला। तो इसीलिए कैटायन वाला पार्ट कहां से मिल रहा है? बेस से। इसीलिए कैटायन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। और एनायन वाला जो पार्ट है वो कहां से मिल रहा है? एसिड से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिड रेडिकल या एसिडिक रेडिकल, है ना। ये ध्यान रखना ये टर्म। क्यों बताया? क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट दिस कैटायन इज प्रेजेंट, तो कैटायन तो आप समझ जाओगे, टर्म सुनी होती कैटायन एनायन। लेकिन अगर बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल बोल दिया तो अपने को अगर पता ही नहीं है कि बेसिक रेडिकल और कुछ नहीं, कैटायन ही है, तो फिर क्वेश्चन टफ बन जाता है ना। तो कैटायन विल बी नोन एज बेसिक रेडिकल एंड एनायन कैन आल्सो बी नोन एज एसिडिक रेडिकल। आगे बात समझ में? अब क्या होता है, जो सॉल्ट आपको दिया गया, लेबोरेटरी के पर्पज से समझा रहा हूं, सॉल्ट बहुत कम दिया जाता है ना, पिंच ऑफ अ सॉल्ट आपको दिया जाता है, और उस पर आपको जमाने भर के टेस्ट लगाने होते हैं। टेस्ट का एक सीक्वेंस होता है ना, कैटायन को आइडेंटिफाई करने का सीक्वेंस होता है, एनायन को आइडेंटिफाई करने का सीक्वेंस होता है, सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है। इवन आपने इक्विलिब्रियम में ग्रुप प्रेसिपिटेशन देखा होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 0 ग्रुप वगैरह, वैसे। तो एक सीक्वेंस होता है टेस्ट का, है ना। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मल्टीपल टेस्ट होते हैं। जरा से पाउडर पे आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने, तो पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी आसानी से। तो आपने क्या करते हैं कि हम इस पाउडर का एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, जरा सा पाउडर लिया और उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, है ना। तो इस पाउडर की प्रॉपर्टीज एक्वा सॉल्यूशन में आ गई। पाउडर जरा सा लिया तो बहुत सारा पाउडर बच गया, जरा सा पाउडर लिया तो एक्वा सॉल्यूशन में इस पाउडर की प्रॉपर्टी आ गई। अब हम इस सॉल्यूशन पे टेस्ट लगाते हैं। पहला टेस्ट, जो भी सीक्वेंस होता है, पहला टेस्ट लगाया, फेल हो गया, मतलब वो जो पहला टेस्ट जिस आयन का था वो आयन प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे हम 1 बाय 1 टेस्ट लगाते गए। जिस आयन का टेस्ट सक्सेसफुल आ गया, इसका मतलब इस एक्वस सॉल्यूशन में वो आयन प्रेजेंट है, और एक्वस सॉल्यूशन में वो आयन प्रेजेंट होने का मतलब है सॉल्ट के अंदर वो कैटायन या वो एनायन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारा पढ़ने का। तो हम सारे टेस्ट सीक्वेंस से तो नहीं पढ़ रहे, बट जो आयंस हमारे काम के हैं हम उनके टेस्ट जरूर यहां पर देखते जा रहे हैं। इरेज कर रहा हूं, उसे देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला टेस्ट जो आ रहा है दैट इज टेस्ट ऑफ निकल +2 आयन, है ना। निकल आयन दे दिया जाए तो इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने का तरीका क्या है? एक सॉल्ट आपको दिया गया जिसमें निकल का कैटायन है और एनायन कोई भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है। तो निकल कैटायन की टेस्ट देख रहे हैं, निकल का कैटायन प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, जो निकल वाला जो सॉल्ट है ना, इसमें एनायन भी होगा, कोई भी एनायन होगा, निकल +2 जरूर होना चाहिए कैटायन में। इसके आप 1 बाय 1, आपको पता नहीं है कि निकल है, आपको तो बस अननोन पाउडर दे दिया गया, आपने उसका पाउडर का एक्वा सॉल्यूशन बना लिया। अब आप इस पे पहला टेस्ट लगाओगे, कैटायन के टेस्ट लगा रहे, पहला टेस्ट लगाया नहीं लगा, दूसरा लगाया नहीं लगा, तीसरा लगाया नहीं लगा, ऐसे करते गए। उसके बाद बारी आई किसकी? डीएमजी के टेस्ट की, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम। तो वो जो अननोन सॉल्यूशन था, सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसमें आपने क्या मिला दिया? डीएमजी। क्या मिला दिया? डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम।
ये न्यूट्रल है ना, और ग्लायोक्सीमेटो पे -1 आता है, पहले ग्लायोक्सिम मिलाया, ठीक है, और ये वीक अल्कलाइन मीडियम में मिलाते हैं, किसमें, वीक अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, टेस्ट का पार्ट है। जैसे ही आपने इसको मिलाया, अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसमें आपने डीएमजी मिला दिया वीक अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में, तो तुरंत क्या हुआ, आपको रोजी रेड पीपीटी या चेरी रेड पीपीटी, ये नाम मैं पहले भी ले चुका हूं, ठीक है ना, रोजी रेड पीपीटी अपीयर होते दिख गया। अगर डीएमजी अल्कलाइन मीडियम में किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलाने पर रोजी रेड पीपीटी अपीयर हो गया, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट होगा, निकल +2 प्रेजेंट होगा, क्योंकि केवल निकल +2 डीएमजी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम क्या देता है, रोजी रेड पीपीटी देता है, और निकल डीएमजी के साथ मिलकर क्या बना लेता है, NiDMG2, ये डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो हो गया ना, आयन के फॉर्म में आ गया निकल +2 के साथ, एक डीएमजी पे -1, 2 डीएमजी पे -2, बैलेंस हो गया, ठीक। इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके बारे में एक बात बताइए, इसमें आइसोमेरिज्म पूछा जाए तो बेटा ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा DsP2, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और इसमें MAA2 टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है, MAA2 का। क्या ये GI दिखा सकता है, नहीं, क्योंकि सब AA ही है ना। इसका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, देखें, इस टाइप से बनेगा, AA, स्क्वायर प्लेनर में हम लोग कर चुके हैं ये AA, तो ये GI दिखाएगा नहीं, और OI इस केस में होता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, तो ये आइसोमेरिज्म का पार्ट भी देख लिया है ना, इसको आप नोट कर ले, क्योंकि मैं अभी इरेज करूंगा तो ये भी हट जाएगा, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड टेस्ट पे आ रहे हैं, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। कौन सा आयन लिया बेटा, सल्फाइड आयन, ठीक है, सल्फाइड आयन। अब मान लीजिए एक सॉल्ट है आपके पास जिसमें सल्फाइड आयन है, कैटायन कुछ भी हो सकता है ना, कैटायन कुछ भी हो सकता है, एनायन में कौन होना चाहिए, सल्फाइड। जैसे ये लिया, ये सॉल्ट है, सपोज सोडियम सल्फाइड लिया है ना, सल्फाइड आयन है, ठीक है, ये सॉल्ट है, अननोन सॉल्ट है, आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। अब आप एनायन का टेस्ट देख रहे हो, ठीक है ना, एसिड रेडिकल का, इसमें आप 1 by 1 टेस्ट लगाते गए, सारे टेस्ट अनसक्सेसफुल है। अब किसकी बारी आई, SNP टेस्ट की, किसकी बारी आई, SNP मतलब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, किसकी बारी आई, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, पहले भी पढ़ चुके हैं, वो कॉम्प्लेक्स है जहां NO किसमें होता है बेटा, +1 में, किसमें होता है, NO किसमें होता है, +1 में, ठीक है। सल्फाइड में जैसे ही आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप, मतलब ये 2 Na इस 2 Na से मिल जाएंगे, क्या मिल गया, Na4। ये जो सल्फाइड -2 वाला ये इस NO पे अटैक करता है, इस NO पे अटैक करता है, NOS बन जाता है। ये आप जब आपने मॉड्यूल सॉल्व किया होगा तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज एक्सरसाइज 1 में है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर और जो ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन, उसमें एक जगह पर ये आया होगा शुरू में, NOS, और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आती है NOS में, क्योंकि हमने पहले देखा नहीं होता। अब देख लें, S पे -2, NO पे +1, दोनों जुड़ गए, +1 और -2 बैलेंस करके चार्ज कितना बच गया, -1। तो NOS पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1, ठीक है। तो ये बन गया Na4 FeCN5 और ये आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, NOS। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर देता है, क्या देता है बेटा, वायलेट कलर, ठीक है। तो एक अननोन सॉल्ट में, सॉल्ट सोल्यूशन में जैसे ही आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं, अगर वायलेट कलर अपीयर हो गया, तो ये बात समझ जानी है कि उस सॉल्ट में कौन सा एनायन प्रेजेंट होगा बेटा, सल्फाइड एनायन, क्योंकि सल्फाइड एनायन ही है ना सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ क्या देता है बेटा, वायलेट कलरेशन दे रहा होता है, ठीक है। इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखें तो आप निकाल सकते हैं, M आइसोमेरिज्म की बात करूं, M A5B टाइप का है, और A5B GI नहीं दिखाता, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर रहे हैं। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हम लोगों ने पहले भी सिलेबस में टर्न बुल्स ब्लू, प्रूशियन ब्लू या फेरीफेरोसाइनाइड, फेरोफेरिसाइनाइड, इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। कलर में भी मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में इसका डिस्कशन हुआ है, वही आ रहा है, देखें ध्यान से बेटा। दो आयरन के 2 आयंस होते हैं, Fe+2 +3, दोनों का टेस्ट देख रहे हैं। सबसे पहले +2 का टेस्ट देख रहे हैं, सीक्वेंस +2 +3 +2 +3। अब सुनना, +2 का कोई सॉल्ट है, जैसे FeCl2 ले लिया या FeSO4 ले लिया, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, हमें पता नहीं है कौन सा आयन है, हम टेस्ट लगाते गए 1 by 1। अब बारी आई है ना फेरिसाइनाइड टेस्ट की, किसकी बारी आई, फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड टेस्ट की आई। आपने K3FeCN6 मिला दिया, क्या मिला दिया, K3FeCN6। ध्यान से देखना, दोनों के टेस्ट एक जैसे होते हैं, शो कर रहा हूं मैं, +2 +3 है ना। इसमें भी KFeCN6, लेकिन फर्क क्या है, दोनों में थोड़ा सा चेंज आएगा। जब आप +2 का टेस्ट कर रहे होंगे तो आयरन कौन सा आएगा बेटा, +3 वाला कॉम्प्लेक्स लेना है, उल्टा। और जब +3 का टेस्ट आएगा
तो आयरन आप कौन सा लोगे बेटा, +2 वाला। ठीक है, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, पहले हम एक को डिस्कस कर रहे हैं, बट समझ लें +2 में +3 का कॉम्प्लेक्स और +3 में +2 का पोटेशियम साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स आप यूज करेंगे। ठीक, चलिए देखें, आपने यहां पर +2 के लिए +3 वाला कॉम्प्लेक्स ले लिया। ठीक है, जैसे ही ये एक अननोन, ये जो Fe+2 है, ये Fe+2 का अननोन सॉल्ट सोल्यूशन है। आप सब टेस्ट लगाते गए, आप K3 FeCN6 मिलाया, जैसे ये मिलाया एक ब्लू कलरेशन आ गया। कैसा कलरेशन आ गया, डार्क ब्लू कलर आ गया, पीपीटी आ गया। इसको बोलते हैं टर्न बुल्स ब्लू। क्या बोलते हैं, टर्न बुल्स ब्लू। बाहर कौन है, Fe+2, अंदर कौन है, Fe+3, है ना, Fe+2 Fe+3। यहां क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस Fe के साथ कोई एनायन होगा, वो एनायन इस पोटेशियम के साथ निकल गया, पोटेशियम के साथ निकल गया, है ना, और Fe+2 बचा। अब बताओ, ये 3 पोटेशियम अगर हट गए, एनायन के साथ चले गए, तो इस पूरे Fe वाले कॉम्प्लेक्स पे यहां पर कितना चार्ज आएगा बेटा, -3। कितना चार्ज आएगा, -3। इसका 3, ये जो यहां पर -3 है, यहां पर जो -3 है वो इस Fe के साथ जाएगा, तो इसका 3 यहां देखो Fe+2, और ये जो डब्बा है, डब्बे को देखो, FeCN6 पे कितना आएगा, -3। ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, Fe3 FeCN6 Fe3 FeCN6, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ, एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूं इसे, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें +2 है, यहां +3 है, कॉम्प्लेक्स बन गया ये। इसमें बाहर वाला आयरन कौन सा है बेटा, ये +2 वाला, और अंदर वाला आयरन कौन सा है, ये वाला +3 वाला। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे फेरो फेरी साइनाइड टर्न बुल्स ब्लू। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आ गया कलर, सुनना मेरे बात ध्यान से, अभी यहीं तक छोड़ रहा हूं, ये आगे की कंडीशन बाद में समझते हैं। अब अगला टेस्ट, Fe+3, +3 में +2 वाला कॉम्प्लेक्स लिया। ये 4 पोटेशियम जो है, ये कैटायन है इसका, ये इसके एनायन के साथ निकल जाएंगे। इस पूरे डब्बे पे चार्ज आएगा -4। डब्बे पे कितना चार्ज आएगा, -4। देखो Fe+3 है यहां पर, +3 है यहां पर। ठीक है, और इस डब्बे को देखो तो FeCN6 है, और Fe यहां पर कौन सा बेटा, +2 वाला, +2 है, ये -6 है, तो टोटल बचेगा -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ऊपर किया था, ये इधर ये इधर, तो Fe4 FeCN6 थ्राइस, Fe4 FeCN6 थ्राइस। ये जो कॉम्प्लेक्स आया, इसका कलर होता है अगेन ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। इसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू। क्या बोलते हैं, प्रूशियन ब्लू। इसको क्या बोलते हैं, टर्न बुल्स ब्लू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाहर +3 है, फेरी, अंदर +2 है, फेरो फेरी फेरो साइनाइड। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे दोनों। अब ये जो टर्न बुल्स ब्लू और प्रूशियन ब्लू है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बनते वक्त थोड़ा सा कलर दिखा आपको, पर एक्चुअल में इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ध्यान से देखो। जैसे ही आपने इसमें फर्दर है ना, इनिशियली क्या मिलाया था, K3 FeCN6, तो आप इस कॉम्प्लेक्स में फर्दर K3 FeCN6 मिला दें, और इसमें हमने इनिशियली क्या मिलाया था, K4 FeCN6, इसमें आप फर्दर क्या मिला दें बेटा, K4 FeCN6। देखते जाइए ना, मैं इरेज कर दे रहा हूं एक बार ये सारी चीजें, देखते जाइए ध्यान से, है ना। फर्दर क्या मिला दिया, K3 FeCN6, फर्दर क्या मिला दिया, K4 FeCN6। अब क्या हुआ, देखें ध्यान से, इसमें कितने पोटेशियम है बेटा, 3। ध्यान से कैलकुलेशन देखना, 3। ठीक है, कितने आयरन बाहर है, 3। सब कुछ 3 आएगा, ये जो कॉमन लिया ना 3, इसके हिसाब से देखो, 3 पोटेशियम, 3 आयरन आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, और ये FeCN6 और ये FeCN6 टोटल FeCN6 कितने हो गए, 3। सब कुछ 3, पोटेशियम 3, बाहर के आयरन 3 और कॉम्प्लेक्स FeCN6 3, तो 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, K FeCN6। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे इसमें इनिशियली आपने क्या मिलाया था, K4 FeCN6, यहां पर सब 3 था, यहां सब 4 कॉमन आ जाएगा। देखिए K4 FeCN6 मिलाया इस कॉम्प्लेक्स में, प्रूशियन ब्लू में K4 FeCN6 मिलाया, 4 कॉमन लिया, क्या मिल रहा है बेटा, 4 पोटेशियम, 4 कॉम्प्लेक्स के बाहर Fe और FeCN6 3 FeCN6 1, टोटल हो गया 4 K FeCN6 3 और 4। ठीक है, बाकी कॉम्प्लेक्स देखो KFe ऊपर नीचे सेम है, FeCN6 एवरीथिंग रिमेन सेम। और ये जो Fe है यहां +2+3 है और यहां +3+2 है, तो ये चार्ज आपस में क्या होता रहता है, ट्रांसफर, और चार्ज ट्रांसफर की वजह से टर्न बुल्स ब्लू, प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू, टर्न बुल्स ब्लू, मतलब इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता। तो कभी आपसे पूछे व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स टर्न बुल्स ब्लू एज वेल एज प्रूशियन ब्लू, तो बेटा ये हो सकता है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए आगे बात कर रहे हैं। Fe+3 का टेस्ट एक तो ये हो गया, Fe+3 का एक और टेस्ट देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम ध्यान रखेंगे ना, टर्न बुल ब्लू, प्रूशियन ब्लू, फेरी फेरो फेरो फेरी, है ना, Fe+3। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके
फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम चैप्टर जब आप रीड करेंगे उसके बीच में कहीं पर एक इक्वेशन आपको दे रखी ब्लड रेड कलर की, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। FeCl3, इसमें Fe+3 है, एनायन कुछ भी हो चलेगा। इसमें हमने KSCN मिला है, क्या मिला है? KSCN, K प्लस SCN थायोसाइनेट, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट है, Cl K के साथ निकल गया और SCN इस पर अटैक करा। ये जो FeSCN थ्राइस बनता है ये क्या देता है बेटा? ब्लड रेड कलर, खून जैसा कलर। मूवीज में एप्लीकेशन बता रहा हूं, मूवीज में आप देखते हो चाकू में खून आ जाता है ना। तो आजकल तो ठीक है, खून का कलर आपने देखा, पिछले जो पुरानी मूवीज होती है ना उसमें आप खून का कलर देखो शाइनी, थोड़ा सा अलग टाइप का रेड कलर दिखाते थे, वो यही होता था बेटा। चाकू आयरन है ही है, उसमें HCl मिला दिया, क्या मिल जाता था? ब्लड रेड कलर मिल जाता। तो ये टेस्ट है Fe+3 का, ठीक है। चलिए अगला टेस्ट आ रहा है, टेस्ट ऑफ कॉपर+2 आयन। किसका टेस्ट आ रहा है? कॉपर+2 आयन, ध्यान से देखो, है ना। लेबोरेटरी में सपोज एक सॉल्ट दिया गया जिसमें कॉपर+2, इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसका टेस्ट लगभग ये Fe जैसा ही होता है। देखें Fe+3 के लिए हमने यहां क्या मिलाया था बेटा? K4FeCN6। यहां कॉपर के लिए भी क्या मिलाया था? K4FeCN6, ठीक है। अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में K4FeCN6 मिलाते ही अगर ब्लू कलरेशन आ जाए तो वो +3 आयन होगा आयरन का। और अगर चॉकलेट, यहां कलर है ना, ये जो मैंने लिखा ये कलर है, यहां क्या लिखा है? PPT, ठीक है। तो अगर चॉकलेट PPT आ जाए, चॉकलेट ब्राउन PPT आ जाए तो वो कौन होगा बेटा? कॉपर। सपोज यहां कॉपर+2 है, कॉपर के साथ कोई एनायन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो एनायन K4 के साथ, पोटेशियम के साथ निकल गया। अब कॉपर पे कितना चार्ज आ रहा है? +2, और FeCN6 पे कितना चार्ज आएगा? -4। तो बेटा इस -4 को बैलेंस करने के लिए +2 वाले कितने कॉपर लगेंगे? 2। तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? Cu2 FeCN6, और इसका कलर क्या आता है बेटा? चॉकलेट ब्राउन PPT। तो चॉकलेट ब्राउन PPT K4FeCN6 के साथ कौन देगा? कॉपर+2 आयन देता है। ये इसका टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा? ब्राउन रिंग टेस्ट। किसके लिए होता है? नाइट्रेट आयन, है ना। मेनली हमें नाइट्रेट आयन के लिए पढ़ना है। आपको P ब्लॉक में ग्रुप 15 में पूरा इसका एक पैराग्राफ दे रखा है डिटेल में। क्या है नाइट्रेट आयन का टेस्ट? खास बात समझे पहले। आपको एक सॉल्ट दिया, सॉल्युबिलिटी याद करिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपको बोलता ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो जो नाइट्रेट है वो तो सॉल्युबल है। अब सॉल्युबल है तो पता कैसे चलेगा? कोई PPT वगैरह तो दिख नहीं रही है ना। तो उसको हम लोग कैसे चेक कर रहे हैं? उसके लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट देख रहे हैं। देखें कोई एक मेटल का नाइट्रेट है, हमें मेटल से मतलब नहीं, हम एनायन का टेस्ट देख रहे हैं फिलहाल में। तो नाइट्रेट है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का स्टेट कितना है? +5, जो कि इसका मैक्सिमम स्टेट होता है, ठीक है। इसमें हमने FeSO4 मिलाया। क्या मिलाया? FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 मिलाते हैं ना। FeSO4 एक्सेस है, ध्यान रखना। FeSO4 क्या है? एक्सेस है। अब साथ में आपने एसिडिक मीडियम दे दिया। क्या मीडियम दे दिया? एसिडिक मीडियम। अब क्या होगा? ये जो Fe+2 और नाइट्रेट का नाइट्रोजन, इनमें रेडॉक्स हो जाएगा। क्या ये +2 से ऊपर जा सकता है +3 में? यस। और ये क्या +5 से नीचे आ सकता है? यस, है ना। तो यहां Fe+2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe+3, और जो नाइट्रोजन +5 वाला था वो आ जाता है +2 में। तो यार रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये लिखा हुआ रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, और वाटर साथ में रिलीज हो रहा है ना। HNO3 के साथ जनरली नाइट्रेट के साथ वाटर रिलीज होता ही है, तो वाटर रिलीज हो गया। अब सुने, Fe+3 और ये NO आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था? ये FeSO4 जो आपने मिलाया ये एक्सेस था। तो क्या होगा? ये जो FeSO4 होता है ना, इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। ये NO को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। कौन? FeSO4। देखिए अगली FeSO4, ये H2O क्या है? दिस इज हाइड्रेटेड फॉर्म, है ना। हाइड्रेटेड फॉर्म है सॉल्ट का। इसका FeSO4 को हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलाते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो FeSO4 है, FeSO4 इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। ये NO को एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर Fe कॉम्प्लेक्स के हिसाब से देखिए, Fe+2 में है। Fe+2 वाला जो है, ये वाला है ना, Fe+2 वाला जो है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जनरली 6। वाटर है 6, और यहां आ रहा है NO। NO थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, तो NO आएगा और वाटर को एक को खसका देगा, ठीक है। जैसे ही एक वाटर खसका और NO आया, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन्ड है। अब आप देखिए, जैसे NO आया, ठीक है, वाटर एक हट गया, कंडीशन समझना। यहां Fe+2 था, NO कैसा था बेटा? न्यूट्रल, है ना। ये +2 तो नाइट्रोजन का चार्ज है, NO कौन है? न्यूट्रल NO है, ठीक है। NO न्यूट्रल था। इन दोनों में अब चार्ज ट्रांसफर होगा। क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। Fe+2 और NO में से एक इलेक्ट्रॉन NO किसको दे देगा? Fe को, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही NO Fe को देगा, ठीक है, तो Fe पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? +1। और NO पे भी क्या चार्ज आ गया? +1। याद करो, नाइट्रोसिल और नाइट्रोसिलियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये Fe पे आ गया +1, और ये जो Fe+1 और ये NO, इनके बीच में लगातार क्या होता है बेटा? चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसमें हमें क्या दिखता है बेटा? कलर। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना,
इसका कलर आपको दिखता है, बनते हुए दिखता है, एक ब्राउन रिंग बनते हुए दिखती है। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करते हैं? सपोज एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपके पास ऑलरेडी नाइट्रेट का आपने क्या ले लिया बेटा, सॉल्यूशन, FeSO4 ऐड किया, और जैसे H2SO4 है ना, ये H2SO4, ध्यान सुनना, H2SO4 जो ऐड करते हैं वो टेस्ट ट्यूब की वॉल से एंटर होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। कैसे एंटर होना चाहिए? थ्रू द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं, सर टिल्ट करके रखते हैं ना, नाइट्रेट है, FeSO4 मिला दिया, और जो H2SO4 है वो टिल्ट करके है ना थ्रू द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब जाएगा। तो जैसे ये वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब जाएगा ना, थोड़ा सा टिल्टेड है मान लीजिए, तो ये जो जंक्शन होगा ना इसका और इसका, नाइट्रेट का और H2SO4 का जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन पॉइंट पर आपको एक रिंग बनती हुई दिखती है। ठीक है, और वो रिंग कौन से कलर की होती है बेटा? ब्राउन कलर की होती है, और इसीलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउन रिंग टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, टेस्ट किसके लिए यूज होगा? नाइट्रेट आयन के लिए। अब इसके बारे में कुछ खास बातें जो हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने आपको बताई यहां पर कुछ। पहला रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? रेडॉक्स। दूसरे वाले में नॉर्मल NO से NO+1 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। दूसरी बात ये जो टेस्ट है इसमें FeSO4 है, उसके बारे में एक पॉइंट दे रखा है आपको कि FeSO4 इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। FeSO4 इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। ठीक है, पहली बात तो ये FeSO4 लिख लेना इस पॉइंट को, FeSO4 इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। ठीक है ना, गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। दूसरी बात, FeSO4 आप जो यहां पर लोगे वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि अगर आपने पुराना FeSO4 लिया तो वो FeSO4 से Fe2SO4 थ्राइस बन जाता है, वो खुद ही कलर चेंज कर लेता है, PPT में चेंज हो जाता है। तीसरी बात, ये जो टेस्ट है ये नाइट्रेट आयन के लिए तो यूजफुल है ही है, साथ ही साथ दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर नाइट्राइट आयन। किसके लिए अप्लाई हो सकता है बेटा? नाइट्राइट आयन के लिए भी ये टेस्ट अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्राउन रिंग बनती है ना, ये काफी अनस्टेबल होती है। ठीक है, दिस ब्राउन रिंग इज हाईली अनस्टेबल। क्यों हाईली अनस्टेबल है? क्योंकि यहां पर Fe का आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितना दिख रहा है? +1। जनरली Fe का स्टेट कितना होता है? या तो +2 या +3। तो यहां Fe+1 में दिख रहा है, हाईली अनस्टेबल है ना, क्योंकि अगर Fe ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये Fe से Fe+2 में चेंज हो जाएगा और जो आपकी ब्राउन रिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसके बारे में खास बात बताई जाती है जब लैब में हम ये टेस्ट करते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब है मैंने पहले बोला वो तो वॉल से जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट डालोगे तो उसको एनर्जी मिल जाएगी और एनर्जी से वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा, आयनेशन एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लूज करके +1 से कहां आ जाएगा? +2। तो इसमें करना क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब है ना, उस टेस्ट ट्यूब को ना तो आप शेक करेंगे, जैसे ही शेक किया या वार्म कर दिया, ठीक है, तो शेक करने पर या वार्म करने पर वो जो ब्राउन रिंग है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। नोट कर लेना यहां पर, है ना, ऑन शेकिंग और वार्मिंग या हीटिंग द ब्राउन रिंग गेट्स डिसअपियर्ड। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में कुछ खास बातें जो हम लोगों ने डिस्कस करी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना, कुछ और खास बातें या यूजेस है, सारे मॉड्यूल में आपको गिवन है। इफ एक्सेस KCN/Ki इज एडेड टू CuSO4, ये वाला जो एप्लीकेशन है बेटा, ये जितने भी एप्लीकेशंस अभी आपने पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो यही एप्लीकेशन है। ठीक है ना, इसको ध्यान से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है देखें ध्यान से। एक्सेस KCN/Ki 1 by 1, अगर एक्सेस KCN को CuSO4 में मिला दिया या फिर एक्सेस Ki को CuSO4 में मिला दिया तो क्या होगा बेटा? एक ये सॉल्ट, एक ये सॉल्ट। याद करो पहला लेक्चर, डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड। दो सॉल्ट में से अगर कोई एक एक्सेस में है तो डबल सॉल्ट बनता है या कॉम्प्लेक्स बनता है? कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। अगर इक्विमोलर रेशो में तो क्या बनता है? डबल सॉल्ट। और अगर कोई एक्सेस में आ गया ना, इस एक्सेस का यूज करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो एक्सेस में आया तो क्या बनेगा एट द एंड? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दोनों की रिएक्शन देखते हैं 1 by 1। इसकी रिएक्शन जब इससे होगी तो CuCN और इसकी रिएक्शन जब इससे होगी तो CuI बनेगा। ठीक है, पहले देखें, KCN लिया, किससे रिएक्शन करा दिया? CuSO4 से। ध्यान सुनना, KCN का रिएक्शन CuSO4, डबल डिस्प्लेसमेंट, K+CN- Cu+2 और SO4-2। तो K+ और SO4-2 क्या निकल गया बेटा? K2SO4। बचा क्या? Cu+2 और Cn-1। क्या बचा? Cu+2 और Cn-1। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए था? CuCN2। क्या बनना चाहिए था? Cu पे +2 है, Cn पे -1 है, क्या बनना चाहिए था? CuCN2। ठीक है, ये CuCN2 जो है, इसमें एक बात समझिए आप ध्यान से, है ना, ये जो पॉइंट बता रहा हूं काम आएगा। कॉपर +2 में है, क्या ये कॉपर +2 की हायर स्टेट है बेटा? यस। कॉपर +2 से ऊपर नहीं जाएगा, पर क्या नीचे जा सकता है? यस। तो कॉपर खुद रिड्यूस हो सकता है, और जो रिड्यूस हो सकता है वो किसकी तरह काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो Cn- है ना, Cn- इसको स्यूडो हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्यूडो हैलाइड। इसके प्रॉपर्टी हम P ब्लॉक में पढ़ेंगे।
स्यूडो हैलाइड है ना, स्यूडो हैलाइड, इट इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Cn माइनस एंड I माइनस, ये दोनों ही क्या है बेटा, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि ये जो Cn माइनस है ये इसको रिड्यूस कर देगा और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये जो CuCN2 बनना था ये अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रेडॉक्स हो जाएगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखें CuCN2 का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस हमने पढ़ा है। CuCN2 या फिर Cu(I2) भी आ जाए, है ना, यहां पर दोनों जगह कॉपर +2 में है और Cn माइनस या I माइनस आ जाए, है ना, इन दोनों के साथ Cn माइनस I माइनस के साथ, स्टेटमेंट बोल रहा हूं लिख लेना, विथ Cn माइनस एंड I माइनस Cu+2 कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला मैंने, विथ Cn माइनस एंड I माइनस Cu+2 कैन नॉट एग्जिस्ट बट Cu+1 कैन एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट करेगा, Cu+1, किसके साथ, Cn माइनस I माइनस के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन एग्जिस्ट करेगा, कॉपर+1 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कॉपर+2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बेटा कॉपर+2 का रिडक्शन हो जाएगा, तो कॉपर आ जाएगा +1 में और Cn आ गया या -1 पर। अब बात समझे, ये तो अनस्टेबल था, ये तो टूट गया, रिडॉक्स हो गया, कॉपर +2 से +1 में आ गया, कॉपर +2 से +1 में आ गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, Cn -1 का -1 में है। अब आप देखो यहां Cn आ गया, ये Cn2 ये 0 पे है बेटा, न्यूट्रल है ना, ये साइनोजन गैस होती है। Cn2 को क्या बोलते हैं, साइनोजन गैस। क्या बोलते हैं, साइनोजन गैस। ठीक है ना, तो यहां पर Cn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, Cn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो CuCN बना, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है, यस, क्योंकि यहां Cn माइनस और I माइनस के साथ कॉपर +1 एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी बात, क्योंकि हमने KCN एक्सेस में लिया था तो रिएक्शन यहां खत्म नहीं होती, सिंपल सॉल्ट नहीं मिलेगा आपको, एडिशनल कंपाउंड नहीं मिलेगा, एडिशनल मिलेगा मतलब, पर वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक कंपाउंड आपने क्या लिया, एक्सेस। तो आपने क्योंकि KCN एक्सेस लिया है, अगर एक्सेस नहीं बोलता तो रिएक्शन यहां रुक जाती, लेकिन एक्सेस बोल दिया, इसका मतलब है ये CuCN और KCN से रिएक्ट करेगा। और कितने KCN से रिएक्ट करेगा, 3 मोल्स के साथ। कितने मोल्स के साथ, 3 मोल्स। क्यों, क्योंकि कॉपर का देखो +1 है, कॉपर +2 और कॉपर +1 जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो बेटा साइनाइड एक लिगैंड हो गया और या 3 और साइनाइड आ जाएंगे तो बन जाएगा CuCN4 और 3 पोटेशियम है तो क्या बन जाएगा, K3CuCN4। फिर से बात सुनना, कॉम्प्लेक्स में आप देखो साइनाइड है या नहीं है, कॉपर है या नहीं है, Cn माइनस और I माइनस के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन एग्जिस्ट करेगा, कॉपर +1। ठीक है, यहां पर कॉपर +1 में ये एग्जिस्ट कर जाएगा, दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देख ले, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ये दे दिया एक CuCN2, क्वेश्चन आप लिख भी लेना चाहो तो इसको, Cu(I2), ठीक है, K2CuI4 और K3CuCN4, ये 4 ऑप्शंस है। और क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट। आपको डिटरमाइन करना है विच विल एग्जिस्ट विच विल नॉट एग्जिस्ट। बेटा इसमें Cn माइनस है, यस, I माइनस है, यस, I माइनस है, यस, Cn माइनस है, यस। Cn माइनस और I माइनस के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेट निकालो कॉपर की, +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पर भी कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां कॉपर +1 एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी Cn माइनस या I माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, डी ब्लॉक में भी काम आता है ये कॉपर वगैरह जब पढ़ेंगे, तो Cn माइनस I माइनस के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन एग्जिस्ट करेगा, कॉपर +1। ये रिएक्शन हो गई, इरेज कर रहा हूं मैं, अब I माइनस की रिएक्शन बता रहा हूं। ठीक है, इसी रिएक्शन में चेंज क्या आएगा, बस यहां पर 2Ki प्लस CuSO4, मतलब जहां जहां Cn था ना बस वहां वहां I लग जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला। CuSO4 है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉपर आयोडाइड के साथ आ जाएगा और पोटेशियम सल्फेट के फॉर्म में, तो K2SO4 तो बाहर हो गया और मिलना चाहिए था आपको CuI2। क्या मिलना चाहिए था, CuI2। बट क्या I माइनस के सामने कॉपर +2 एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं, ये अनस्टेबल है, रिडॉक्स हो जाएगा। और रिडॉक्स होने की वजह से, ड्यू टू रिडॉक्स, जैसे यहां CuCN मिला, यहां मिलेगा Cui। क्या मिलेगा, Cui। और ये Cui डाइमराइज भी हो जाता है तो इसको Cu2I2 भी लिख सकते हैं।
कॉपर यहां भी +1 है, यहां भी +1 है, CuI बोल दे या Cu2I2 बोल दे, कॉपर +1 है, ठीक है। रिडॉक्स की वजह से ये बन गया। और साथ में जैसे यहां CN2 निकला था, यहां कौन निकल जाएगा बेटा, I2। कौन निकल जाएगा, I2, ठीक है। अब देखो ये जो Cu2I2 है या CuI बना, इसको अगर मैं एक्सेस KI से रिएक्शन करा दूं तो मुझे कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा K3CuI4। क्या मिल जाएगा, K3CuI4। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस Cn को सब्स्टिट्यूट करना है किससे, I से। तो ध्यान रखें Cn माइनस I माइनस के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन एग्जिस्ट करेगा, कॉपर +1 एग्जिस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। एक्सेस दे दे तो कॉम्प्लेक्स बना देना, और एक्सेस ना दिया हो तो CuCN और CuI या Cu2I2 तक रिएक्शन रोक देनी होती है आपको। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बहुत छोटे छोटे पार्ट है एप्लीकेशन से याद रखने वाले। AgCl AgBr याद करो, AgF सॉल्युबल था, AgCl का व्हाइट पीपीटी था, AgBr का पेल येलो पीपीटी था, ठीक है। दीज आर सॉल्युबल इन अमोनिया या NH4OH। NH4OH बोल दूं या अमोनिया बोल दूं, एक ही बात है, एक्वस सॉल्यूशन है वो, है ना। कैसे होता है देखें, AgCl का जो व्हाइट पीपीटी है, जैसे ही उसमें से अमोनिया पास करा तो बेटा क्या अमोनिया एक लिगैंड की तरह काम करता है, यस। क्या सिल्वर जो है Ag+ जो है, क्या ये एक सेंट्रल मेटल हो सकता है बेटा, यस। सेंट्रल मेटल और लिगैंड मिलकर क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं, इनसॉल्युबल भी होते हैं, बट ये जो पीपीटी है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। याद करो ये कॉम्प्लेक्स हमने देखा भी हुआ है, सिल्वर +1, वर्नर थ्योरी याद करो, सिल्वर +1 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2। इसलिए यहां पर कितने अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, 2 अमोनिया। तो AgNH3 twice Cl, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो लेबोरेटरी में AgCl जैसे एक पीपीटी, व्हाइट पीपीटी तो बहुत सारे होते हैं। अब चेक करना है कि वो AgCl का व्हाइट पीपीटी है या नहीं, तो उसमें से अमोनिया गैस पास कर देते हैं। अगर कोई व्हाइट पीपीटी अमोनिया गैस पास करने पर सॉल्युबल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, इसका मतलब है वो AgCl का व्हाइट पीपीटी था। ऐसे AgBr आ जाए, पेल येलो पीपीटी, 2NH3, तो AgNH3 twice Br, वो भी क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यूज फोटोग्राफी है ना, छोटा सा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एप्लीकेशन है। अनडिकम्पोज्ड AgBr है ना, AgBr को यूज करते हैं फोटोग्राफी में। तो सिल्वर जो है फोटोग्राफी में यूज होता है मेनली एट द टाइम ऑफ इमेज डेवलपमेंट। अनडिकम्पोज्ड AgBr एट द टाइम ऑफ इमेज डेवलपमेंट। अब इमेज डेवलप कर रहे हैं तो जो AgBr बचा हुआ होगा, अगर उस पे इमेज डेवलपमेंट के टाइम में उसका यूज आ गया, फ्लैश उस पर चमक गया, तो फिर वहां पर जहां जहां AgBr है वहां स्पॉट्स बन जाएंगे, है ना, ब्राइट स्पॉट्स बन जाएंगे, तो आपकी इमेज जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अनडिकम्पोज्ड AgBr को रिमूव करते हैं, है ना, रिमूव करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म में से। और इसको रिमूव करने के लिए क्या AgBr का जो सिल्वर है ये सेंट्रल मेटल हो सकता है बेटा, यस। तो एक कॉम्प्लेक्स बना दे। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, हाइपो सोल्यूशन का। किसका यूज करते हैं, हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन का फॉर्मूला आपके सामने याद रखें, इसे हाइपो बोलते हैं इसको, Na2H2O3.5H2O, है ना। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फुल फॉर्म सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज नोन एज हाइपो। तो AgBr का हाइपो से रिएक्शन करा देते। ये जो H2O3 है, H2O3 ये लिगैंड की तरह काम करेगा, और सिल्वर जो है वो आपका सेंट्रल मेटल हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। AgBr में से, है ना, सनलाइट, ये जो लाइट देते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो Ag डिकम्पोज होता है, इस Ag की वजह से वहां पर वो जो इमेज होती है वो बनती है। तो अगर अनडिकम्पोज्ड AgBr होगा तो एक्स्ट्रा Ag वहां पर डिकम्पोज होगा, जिसकी वजह से जितना पार्ट आपको इमेज का चाहिए उसके बाहर भी अगर AgBr बचा तो वो भी ब्राइट अपीयरेंस देगा, जो कि इमेज डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम क्या करते हैं, अनडिकम्पोज्ड AgBr को Na2H2O3 से रिएक्ट करा देते हैं। ये सेंट्रल मेटल, ये लिगैंड वाला पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है AgH2O3 ट्वाइस, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये फोटोग्राफी में यूज आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर रहे हैं अगले एप्लीकेशन की। लाइट ब्लू कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4। लाइट ब्लू कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4, ब्लू विट्रियल, है ना, ब्लू विट्रियल टर्न्स इनटू डार्क ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, है ना, डार्क ब्लू हो जाता है। क्यों, याद करो, एक रिएक्शन पड़ी हुई है अपन ने, ये भी है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है। ये देखो, इस कॉम्प्लेक्स को देखो ध्यान से, स्विट्जर सॉल्ट पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, स्विट्जर सॉल्ट, है ना। तो ये कॉपर का, ये P ब्लॉक में भी रिएक्शन आएगी, कॉपर +2 है यहां पर, कॉपर +2 के साथ अमोनिया पास कर दिया बेटा। कॉपर +2 जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, जैसे अभी सिल्वर के लिए पढ़ा था हमने, है ना। ये दो रिएक्शन आएंगी अमोनिया की प्रॉपर्टीज में, अमोनिया विथ Ag+1 ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अमोनिया विथ कॉपर +2 क्या बना लेगा, CuNH3,4SO4, ये डार्क ब्लू कलर का होता है। तो ये जो लाइट ब्लू होता है अमोनिया के प्रेजेंस में डार्क ब्लू हो जाता है, क्योंकि वाटर गेट्स रिप्लेस्ड बाय अमोनिया, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। साइनो कॉम्प्लेक्स, Cn- कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ Ag एंड Au ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी। मेटलर्जी चैप्टर जब पढ़ते हैं हम लोग,
तो मेटलर्जी चैप्टर में सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए साइनो कॉम्प्लेक्सेस का यूज होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, ध्यान देखें। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये कॉम्प्लेक्स मैं पहले ले चुका हूं एग्जांपल के फॉर्म में, है ना, एक क्वेश्चन में लिया था मैंने बोला भी था विल्किंसन कैटलिस्ट। तो RHCl PPH3 थ्राइस, दिस इज विल्किंसन कैटलिस्ट, इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अल्कीन के हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज करते हैं। और ये कैसा कैटलिस्ट होता है बेटा? होमोजीनियस। आपने सरफेस केमिस्ट्री आई होप पढ़ लिया होगा, उसमें होमोजीनियस कैटलिसिस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस आप पढ़ते हैं, सेम फेज और डिफरेंट फेज वाले। तो ये होमोजीनियस कैटलिसिस है, यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन हमने OMC में डिस्कस किया था, याद होना चाहिए आपको, जिगलर नाटा वगैरह, ठीक है। EDTA -4 हेक्साडेंटेट लिगैंड है ना, इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर में कितनी हार्डनेस है उसके लिए EDTA का यूज करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कैल्शियम EDTA -2 है ना, कैल्शियम पे +2, EDTA पे -4, तो -2 चार्ज आ जाएगा, या सोडियम वगैरह कुछ भी आ जाए। इज यूज टू रिमूव लेड पॉइजनिंग। क्या है? लेड पॉइजनिंग, है ना। वो जो वाटर पाइप्स होते हैं उसमें लेड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, है ना। लेड का अगर वाटर पाइप है तो वाटर के साथ कांटेक्ट में आते 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 उसमें लेड पॉइजनिंग हो जाती है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग CaEDTA का यूज करते हैं, PB के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये PB जो है वो कैल्शियम को क्या कर दे रहा है बेटा? यहाँ डिस्प्लेस कर दे रहा है, PB अंदर चला गया कैल्शियम, तो PB आपका कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और PB अगर हट गया तो PB हटने की वजह से पॉइजनिंग जो है वो हट जाती है बेटा, ठीक है। चलिए अगला इसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, अभी आपको याद रखना है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्लोरोफिल में किसका कॉम्प्लेक्स होता है? मैग्नीशियम का। हेमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe+2। इंसुलिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक, है ना। विटामिन B12 इज कोबालामीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तो कोबाल्ट का है ये। और कार्बोक्सी पेप्टाइड, है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइड में कौन यूज होता है? जिंक। तो ये एप्लीकेशंस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट कर लें और इसको धीरे धीरे याद रखें। चलिए बेटा, है ना, एप्लीकेशंस के बाद अब हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ और टॉपिक्स, है ना। हालांकि ये जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले 2 टॉपिक्स, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इस पे नीट में काफी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन केस कभी आ जाए तो हम इसीलिए इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस, ठीक है। सबसे पहला आ रहा है बेटा JT इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आ रहा है? JT इफेक्ट, जिसको बोलते हैं बेटा जॉन टेलर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जॉन टेलर इफेक्ट। देखें क्या इफेक्ट है। एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, ज्योमेट्री क्या आती है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमने स्प्लिटिंग पढ़ी थी, याद करें, CFT स्प्लिटिंग पढ़ी थी। स्प्लिटिंग कैसे होती थी कि T2G वाला सेट नीचे होता था और EG वाला सेट ऊपर होता था। ये हमारा बैरिज सेंटर था, ऐसे ही कुछ पढ़ा था ना, T2G और EG, ऐसे ही पढ़ा था। अब एक बात समझना, ये T2G और EG ऐसे क्यों स्प्लिट हुए थे? याद करें तो ये वाला जो सेट था DXY, DYZ और DZX का, है ना, ये कौन से थे? इन बिटवीन द एक्सेस वाले, इन बिटवीन द एक्सेस वाले सेट थे। लिगैंड इनकी तरफ नहीं आता था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। EG वाला सेट कौन सा था? DX² Y² और DZ² का सेट। ये कौन सा सेट था? ऑन द एक्सिस वाला सेट। लिगैंड इनकी तरफ आते थे, और लिगैंड जब इनकी तरफ आते थे तो इन पे क्या लगता था? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता था। रिपल्शन की वजह से ये कहां चले जाते थे? हायर एनर्जी लेवल पे। यही हमने पढ़ा था। पर एक बात इमेजिन करिएगा जरा सी, ठीक है, क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा हायर लेवल की बात है, MSc वगैरह में बात आती है इसकी, BSc MSc में, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। देखिए अब बताइए, लिगैंड इनकी तरफ T2G की तरफ आ रहे थे या EG की तरफ? EG की तरफ, इसलिए ज्यादा रिपल्शन किस पे लग रहा था? EG पर, ठीक है। अब अगर बाय चांस EG के इलेक्ट्रॉन ऐसे फील्ड हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, सुनना, लिगैंड इसके पास आया, इसके पास आया, और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ था, इसलिए ये ऊपर चले गए। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और लिगैंड इसके पास भी आया और लिगैंड इसके पास भी आया, तो बेटा लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इक्वल लगेगा या अनइक्वल लगेगा? समझ पा रहे होंगे, क्या लगेगा? अनइक्वल। क्यों? क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, रिपल्शन कम। इसका मतलब क्या EG का फर्दर स्प्लिटिंग हो सकता है? यस। अब यहां पर EG का फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा ज्यादा रिपल्शन की वजह से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है वो कम लेवल पे रहेगा। मतलब EG जो है, जो इक्वल होने चाहिए थे, डीजनरेट होने चाहिए थे, वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, और इस फर्दर स्प्लिटिंग वाले इफेक्ट को बोला जाता है जॉन टेलर इफेक्ट। क्या बोला जाता है? जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है ना। अगर EG, ध्यान से देखें,
डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वैसे तो क्या होना था बेटा, सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होने थे, सब कुछ सेम होना था, लेकिन ये जो ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल फील्ड हो, कैसे फील्ड हो, एसिमेट्रिकल फील्ड हो, मतलब एक में कम हो एक में ज्यादा हो, तब इनमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी, फर्दर डिस्टॉर्शन हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। ध्यान से देखना, मेनली इन ईजी सेट। तो आपको जॉन टेलर इफेक्ट का जब एग्जांपल आएगा तो आपको क्या देखना है, आप इलेक्ट्रॉन फिल करना जानते हैं, सीएफटी के अकॉर्डिंगली T2G EG में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एसएफएल डब्ल्यूएफएल में कैसे क्या पेयरिंग होगी नहीं होगी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अगर EG में एसिमेट्रिकल फिलिंग दिख जाए मतलब वो एग्जांपल क्या दिखाएगा, जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा, और बहुत ही पावरफुल जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा। अब एक बात सुनना, मेनली प्रायोरिटी किसको दी जाती है, ईजी की एसिमेट्रिकल फिलिंग को। बाय चांस एग्जाम में ऐसा ऑप्शन है, सुनना मेरी बात, क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जॉन टेलर इफेक्ट, एग्जांपल अभी मैं लूंगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जॉन टेलर इफेक्ट, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा मिल गया जहां पर ईजी एसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो वही आपका आंसर होगा जॉन टेलर इफेक्ट का। लेकिन बाय चांस मेनली ईजी, बट बहुत ही लेस लेवल पे, बहुत ही कम लेवल पे T2G का एसिमेट्रिकल फिलिंग भी वेरी वीक जॉन टेलर इफेक्ट दिखा सकता है, वेरी वीक जेटी इफेक्ट दिखा सकता है। कौन, T2G। क्यों T2G को वेरी वीक मानने, क्योंकि लिगैंड इनके पास नहीं आ रहे थे, तो इनका ज्यादा इसमें रोल नहीं आएगा, लिगैंड इनके पास आ रहे थे, इसलिए डिस्टॉर्शन यहां ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अगर 4 ऑप्शन है, ठीक है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जेटी इफेक्ट, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जहां ईजी एसिमेट्रिकली फील्ड है, वही आंसर होगा। लेकिन 4 ऑप्शन आए जहां चारों में ईजी सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, और एक ऑप्शन है जहां T2G एसिमेट्रिकल है, तो फिर आप T2G वाले को आंसर लगाएंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी आप EG को देंगे, बट वेरी वीक जॉन टेलर इफेक्ट कौन दिखा सकता है, T2G वाला भी दिखा सकता है। आगे बात समझ में, चलिए इरेज कर रहा हूं इसे, देखिएगा एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। पहला एग्जांपल, D4 WFL, D7 SFL और D9 में SFL दे दे या WFL दे दे, बात एक ही है, क्योंकि याद करो D1 D2 D3 में SFL WFL की फिलिंग एक जैसी, D4 से D7 तक में SFL WFL का इफेक्ट आता था, और D8 D9 D10 में अगेन SFL आए या WFL आए, फिलिंग एक जैसी होती थी। तो वहां कुछ नहीं भी लिख के दिया तो आप समझ जाए। दूसरी बात, WFL होने पर कैसा स्पिन आता है, हाई स्पिन, तो ऐसा भी बोल सकता है D4 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन, इस तरह का क्वेश्चन भी बना के दे सकता है। चलिए अप्लाई करते हैं, आपको चेक करना है कौन जेटी इफेक्ट दिखाएगा, कौन जेटी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। उसके लिए T2G EG, क्या बना दिया मैंने, T2G EG, इसको भी देखें T2G EG, यहां पर बना दिया T2G, यहां बना दिया EG, इसमें भी देखें T2G EG, तो यहां पर भी बना दिया T2G और EG, ठीक है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड में कैसे फिल होंगे, 1 2 3, और वीक फील्ड में गैप कम होता था तो ऊपर चला जाता था, ठीक है। क्या यहां पर T2G को नहीं, पहली ही प्रायोरिटी किसको देनी है, EG को। आप देखो EG के 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब एसिमेट्रिकली फील्ड है, और एसिमेट्रिकली फील्ड है मतलब दिस एग्जांपल विल शो जॉन टेलर इफेक्ट। क्या दिखाएगा ये, जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा। अगला D7 SFL 1 2 3, SFL में गैप ज्यादा होता था तो नीचे पेयरिंग हो जाती थी, 4 5 6 और 7। अब देखिए क्या EG, पहली प्रायोरिटी EG को, क्या EG सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मतलब ये भी क्या दिखाएगा, जेटी इफेक्ट दिखाएगा। D9 SFL हो WFL हो, फिल करे, कैसे भी फिल करे, 1 2 3, अगर WFL होगा 4 5 6 7 8 9, या अगर SFL होगा 1 2 3 4 5 6, किसी भी हालत में दोनों में से आप कैसे भी फिलिंग कर लें, फिलिंग ऐसी आएगी। क्या EG सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है मतलब ये भी क्या दिखाएगा, जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है, EG को। अगर EG एसिमेट्रिकल है तो जॉन टेलर दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन अगर EG हर एग्जांपल में, हर ऑप्शन में सिमेट्रिकल दिख जाए, फिर आप थोड़ी सी लेस लेवल की प्रायोरिटी किसको दे सकते हैं, एसिमेट्रिकल T2G को, ठीक है। चलिए इसका एक एप्लीकेशन देख रहे हैं। All bond lengths in octahedral complex CuNH3 6+2 are not equal। क्या बोला, CuNH3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, D9 3D9, क्या बनेगा D9। क्या D9 में कैसा भी लिगेंड हो, यहां पर NH3 देता, यहां पर H2O देता, कुछ भी देता, क्या SFL WFL दोनों के केस में, वैसे तो कॉपर +2 का
कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो, क्या लिखाया था 4, लेकिन एग्जाम में अगर 6 दे दे तो वहां लड़ने मत लग जाना, अरे हमारे सर ने तो बोला था कि 4 ही होता है, आपने 6 कैसे दे दिया, रॉन्ग क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। 4 6 कुछ भी हो सकता है, अगर आपको गिवन है कंडीशन तो आप उसको ट्रू मानते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए D9 आ रहा है, क्या D9 में कैसा भी लिगैंड हो जॉन टेलर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जॉन टेलर इफेक्ट की वजह से ये जो Eg है इसका फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगा, फर्दर स्प्लिटिंग की वजह से रिपल्शन कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस वजह से वैसे तो ऑक्टाहेड्रल में सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू जॉन टेलर इफेक्ट यहां सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी। दिस इफेक्ट इज नोन एज जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है। ये काफी एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट है, इसीलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, समझ लिया आपने। एक सेकेंड टॉपिक जो मैं बोल रहा था दैट इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट। क्या आता है बेटा? ट्रांस इफेक्ट। ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? ऑब्जर्व्ड। तो इसकी एक सीरीज है, एक्चुअल में ट्रांस इफेक्ट की एक सीरीज है, ठीक है। वो सीरीज जैसे हमने लिगैंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कौन वीक लिगैंड है, जैसा आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है, वैसे लिगैंड्स में कौन सा लिगैंड ज्यादा ट्रांस इफेक्ट दिखाएगा, कौन कम ट्रांस इफेक्ट दिखाएगा, क्या है ट्रांस इफेक्ट बताता हूं, पर एक सीरीज आएगी, वो सीरीज हमें याद रखनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन आना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। एक बार एग्जाम में आ चुका है, पता नहीं किस मूड में पेपर बनाया गया था कि वो दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस पार्ट था, बट फिर भी एक बार डिस्कस जरूर कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ट्रांस इफेक्ट क्या, जनरली जो ट्रांस इफेक्ट होता है ये अप्लाई होता है, जनरल बात कर रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो पहली बात, ट्रांस इफेक्ट जनरली कहां देखा जाता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। और कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में? प्लैटिनम के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। किसके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में? प्लैटिनम के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आपको जनरली क्या मिलेगा? जेटी इफेक्ट मिलेगा, सॉरी ट्रांस इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब सुने आगे, ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ अ लिगैंड बाय विच इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टुवर्ड्स इट्स ट्रांसपोजिशन। सपोज, देखिए एग्जांपल से बता रहा हूं, सपोज आपके पास एक एग्जांपल है प्लैटिनम और Cl 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 Cl, है ना। सपोज ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? PtCl4 -2, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहां प्लैटिनम +2 में है ना। प्लैटिनम का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा ये Cl - Cl - Cl - Cl -, ठीक है। अब ये जो चारों लिगैंड्स आ गए Cl वाले, अब हम इसमें एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। लेबाइल मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो, ठीक है। आपके लिए नई टर्म है बट होता है ये टर्म। इसमें से एक Cl हटाया और एक NH3 लाया। NH3 एक पावरफुल लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इजीली उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो बेटा पहला NH3, एक Cl हटाना है, अभी किसी भी Cl को आप हटा दो चलेगा, किसी भी Cl को हटा दो चलेगा। तो मान लीजिए मैंने यहां Cl माइनस रखा, यहां Cl माइनस रखा, यहां Cl माइनस रखा, और इस Cl को हटा के क्या लगा दिया? NH3। पहला NH3 कहीं भी लगा दो फर्क नहीं है। अब देखिए एक सीरीज आ रही है आपके सामने, ट्रांस इफेक्ट सीरीज, है ना। ये मैंने एग्जैक्ट सीरीज नहीं लिखी है, एक कंडीशन आपको समझाने के लिए लिख दी है, ठीक है। ये तीनों एक साथ लिखे, ये वो लिगैंड्स है बेटा जो क्या शो कर सकते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या शो कर सकते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो जिन लिगैंड्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, C2H4 CO Cn-, ये पावरफुल ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पावरफुल ट्रांस इफेक्ट। फिर उसके बाद एक प्रायोरिटी है, और ये जो ऑक्सीजन डोनर या ये जो फ्लोरीन वगैरह है, इनका ट्रांस इफेक्ट कम होता है। तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, कौन ट्रांस इफेक्ट ज्यादा दिखाता है, कौन कम दिखाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ऑर्डर पूछा था, वो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बोला ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी, करा करा के देखा गया कौन किसको ट्रांस पे लाएगा, कौन किसको सिस पे लाएगा। अब देखो इन द गिवन एग्जांपल हमें दो चीजों से काम पड़ रहा है, एक Cl और एक NH3। Cl और NH3, पहले Cl था, Cl हटा के क्या लगा रहे हैं? NH3। पहला NH3 कहीं भी लगा दो चल जाएगा। अब जैसे ही एक और Cl माइनस हटा के एक और NH3 लगाऊंगा, तो अब दो बातें हो सकती है, या तो आने वाला NH3 इस NH3 के अकॉर्डिंगली सिस पे आ सकता है, या आने वाला NH3 इस NH3 के अकॉर्डिंगली ट्रांस पे आ सकता है। ध्यान से सोचें, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, आने वाला NH3 यहां लग गया या यहां लग गया तो सिस, और आने वाला NH3 यहां लग गया तो ट्रांस। अब एक बात बताओ, Cl और NH3 में ज्यादा ट्रांस पावर किसका है? Cl का। तो Cl को हटा के NH3 ट्रांस पे नहीं आ सकता, क्योंकि Cl का ट्रांस वाला पावर ज्यादा है। तो होगा क्या? ये जो NH3 आएगा ना, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में कम है, ये ट्रांस पे नहीं आ सकता। कहां आएगा? सिस पे आएगा। तो यहां पर जो आपका केस बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, यहां NH3
NH3 यहां लगा दो या इस वाले सिस पे लगा दो, चलेगा, और यहां Cl माइनस, यहां Cl माइनस, ठीक है। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इसमें? सिस प्रोडक्ट मिलेगा एज अ मेजर फॉर्म। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट।